नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सल्तनत काल, उसके सेकंड पार्ट को करने वाले हैं। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर आप लोग देखिए। अगर ये दो पार्ट आप लोग देख लेते हैं तो सल्तनत काल का पूरा रिविजन हो जाएगा, या आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आपने इसकी थ्योरी को कंप्लीटली पढ़ लिया है तो चलिए अपने इस नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। बोला अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था, यानी किसके दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। वो रहता था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, यानी ऑप्शन डी। निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो ये क्या था आपका मोहम्मद बिन कासिम ने, ऑप्शन डी। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था। 712 में जो भारत आने वाला मुसलमान आक्रमणकारी था उसका नाम क्या था। तो वो थे आपके मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ, यानी भारत के लोग इस्लाम धर्म को कब जानने लगे। तो ये जानने लगे आपके मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद, ऑप्शन डी। मीर कासिम के सिंध आक्रमण से पूर्व खलीफा उमर के समय में 7वीं शताब्दी 636 ईस्वी में बंबई के निकट थाने की विजय के लिए एक अभियान भेजा गया, परंतु वह असफल रहा। इसी अभियान के दौरान भारत के लोग सर्वप्रथम इस्लाम के संपर्क में आए। ठीक है, 636 ईस्वी में एक सिंध के आक्रमण से पहले एक उसका अभियान हुआ था, ठीक है, थाने का विजय के लिए, लेकिन वो असफल रहा था। तो उस समय भारत के लोग इस्लाम धर्म के बारे में जानने लगे। इसके बाद अनेक अरब व्यापारी भारत के मालाबार समुद्र तट पर आकर बस गए। इसके बाद आपसी आदान प्रदान की प्रक्रिया जो थी वो शुरू हो गई और भारत के लोग इस्लाम के बारे में जानने लगे। निम्न में से जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा है जो सही है। तो शम्स ए सिराज अफीक, ये जो आपका है सही है। इसके लेखक जो है वो तारीख है फिरोज शाही है। ठीक है। तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज, फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बैनी तथा रेहला इब्न बतूता की रचना है। ठीक है, तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज और फतवा ए जहांदारी ये बैनी की रचना है और रेहला जो है इब्न बतूता की है। तारीख ए मुहम्मदी एक हिजा कैलेंडर का नाम है। ठीक है, जो एक इस्लामी कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। यह हिजा कैलेंडर का एक प्राचीन रूप है जो इस्लामी धर्म में तिथि गणना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिजा कैलेंडर में साल जो होता है वो 354 या 355 दिन का ही होता है और यह चंद्रमा के चरणों के आधार पर होता है, यानी चंद्रमा जैसे जैसे घूमता है उसके स्टेज के आधार पर। तारीख है मुहम्मदी हिजा कैलेंडर का एक वैकल्पिक नाम है जो इस्लामी कैलेंडर में तिथियों को इंगित करने के लिए इस्तेमाल होता है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था, ये आप देख सकते हैं। लोदी वंश का शासन का ये क्षेत्र रहा है। तो लोदी वंश के आपके संस्थापक थे बहलोल लोदी, ऑप्शन सी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था जो अफगानिस्तान के गिलजई कबीले के महत्वपूर्ण शाखा लोदी के साहू खेल नामक कुटुंब में पैदा हुआ था। उसने 1451 से 1489 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। लोदी वंश के मुख्य शासक जो है वो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इनके शासनकाल जो है 1451 से 1489 है। बहलोल लोदी का 1489 से 1517 है, सिकंदर लोदी का और 1517 से 1526 जो है वो है इब्राहिम लोदी का। और इब्राहिम लोदी जो था वही बाबर से हार गया था और लोदी वंश का खात्मा हो गया था। इनमें से बहलोल लोदी ने 1451 में लोदी वंश की स्थापना की थी, पढ़ चुके हैं। जबकि इब्राहिम लोदी, ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक था जो 1526 में बाबर द्वारा पराजित हुआ था। तुगलक वंश भारत का संस्थापक कौन है, ये तुगलक वंश का कार्यक्षेत्र है। तो तुगलक वंश के आपके संस्थापक जो थे वो थे
गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी। गाजी मलिक या तुगलक गाजी, जिसको तुगलक गाजी भी एक नाम है। गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। कब बैठा था? 1320 ईस्वी को। इसे ही तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी, जिसका मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला, शब्द को जोड़ा था और उसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। तुगलक वंश के प्रमुख शासकों के कार्य, शासकों की सूची। तो पहला था गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद जो अन्य शासक जो महत्वपूर्ण नहीं थे वो थे नसीरुद्दीन तुगलक और महमूद तुगलक। ये जो तीन शासक आपको देख रहे हैं शुरू के, ये आपके महत्वपूर्ण शासक थे। गयासुद्दीन तुगलक, इनका शासन काल था 1320 से 1325 तक, और मोहम्मद बिन तुगलक का था 1325 से 1351 तक, और फिरोज शाह तुगलक का 1351 से 1388 तक। तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ये तीन इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद नसीरुद्दीन तुगलक जो थे 1388 से 1390 तक, और महमूद तुगलक 1390 से 413 तक। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? अभी पीछे देख चुके हैं। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित शासकों में गुलाम वंश से संबंध कौन रखता था? तो गुलाम वंश से संबंध रखने वाला था इल्तुतमिश। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी। कुतुब मीनार, जिसका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति के निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किया गया जो जिसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, उसे हिंदू व जैन मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद फिर इल्तुतमिश और फिर फिरोज शाह तुगलक ने जाकर के उसको पूरा कंप्लीट करवाया था। आपके ऑप्शन में फिरोज शाह तुगलक नहीं था, इसीलिए इसका आंसर जो था वो इल्तुतमिश हुआ था। वैसे अगर फिरोज शाह तुगलक रहता है तो सबसे काम पूरा कराने का श्रेय जो होता है वो फिरोज शाह तुगलक को जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? तो मीनार का निचला हिस्सा बनवाया था। इल्तुतमिश ने इसके ऊपर 3 मंजिलें बनवाई थी, और फिरोज शाह तुगलक ने आखिरी मंजिल बनवाई थी, 5वां मंजिल। ठीक है, तो निचला वाला मंजिल जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला वाला इसके ऊपर, दूसरा, तीसरा और चौथा जो था वो इल्तुतमिश, और 5वां था फिरोज शाह तुगलक। ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो उसका इरादा था 4 मंजिल बनाने का, लेकिन वो 1 मंजिल बना करके ही मर गया था चौगान खेलते वक्त। क्लियर है? मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो ये था आपका बाज बहादुर से। किससे? बाज बहादुर, ऑप्शन बी। बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान कौन थे? ये आप देख सकते हैं आपका बहमनी राज्य है। तो बहमनी राज्य का अंतिम सुल्तान कौन था आपका? तो वो था कलीम उल्लाह। कौन था? कलीम उल्लाह, ऑप्शन ए। बहमनी राज्य, जिसे बहमनी सल्तनत भी कहा जाता है, मध्यकालीन भारत का एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी स्थापना 1334 में, कब? 1334 में तुर्की गवर्नर अलाउद्दीन बहमद शाह ने की थी। बहमनी सल्तनत की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बहमद शाह ने की थी। इस साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा, जो कर्नाटक में है, वहां पर थी, और 16वीं शताब्दी के अंत तक ये अस्तित्व में रहा था। कलीमुल्लाह जो थे बहमनी राज्य का अंतिम सुल्तान था। 1527 ईस्वी में उसकी मृत्यु होने के बाद, कलीमुल्लाह की मृत्यु होने के साथ ही बहमनी राज्य का भी अंत हो गया, और उसके भग्नावशेष पर 5 राज्य उठ खड़े हुए। जब बहमनी राज्य का जब खत्म हुआ तो बहमनी राज्य से टूटकर 5 राज्य आपके पास हो गए। एक हो गया कौन सा आपका? बीजापुर का आदिल शाही, यह का है बीजापुर का आदिल शाही, अहमदनगर का निजाम शाही, और बरार का इमाद शाही, गोलकुंडा का कुतुब शाही, और बिदर का बरीद शाही। ये 5 राज्य आपके जो थे वो इसके बाद वो उभर करके आए थे।
दिल्ली में लौ स्तंभ कौन लाया था? ये आपका जो है वो लौ स्तंभ है, ये दिल्ली में कौन लेकर आया था? तो ये लेकर आया था मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी। ये बोला जाता है कि इस लौ स्तंभ में अभी तक जंग नहीं लगा है। लौ स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। इसका निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, जिसको हम चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं, द्वारा कराया गया था। इसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। ठीक है, अगर बनवाने का बात पूछा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय, और दिल्ली लाने का बात पूछा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध, ये होगा यहाँ पे था, प्रसिद्ध था, वो कौन था? तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। नहरों का जो जाल बिछाया था वो बिछाया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने खैरात एक दान संस्था थी, उसका नाम एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? यानी कह रहा है कि दीवाने खैरात जो है वो किसने स्थापित किया था? तो वो भी स्थापित किया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन सी। दीवाने खैरात, जिसको हम दान विभाग भी बोलते हैं, की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इस विभाग द्वारा अनाथों, विधवाओं और गरीबों के भरण पोषण के, उनकी देखभाल का कार्य किया जाता था। इस विभाग के अलावा उन्होंने दीवाने बंदगान, ये भी ध्यान रखेंगे, दीवाने बंदगान का भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। और इसका मतलब होता है दासों का विभाग। इन्होंने इक्तादारी व्यवस्था को वंशानुगत भी बनाया था, और करखाना नामक शाही कारखाने का विकसित किया था, जहां पे हजारों दास काम करते थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक वंश का एक शासक था, जिसने 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो ये थे आपके विजयनगर के, और विजयनगर को ही हम लोग हम्पी बोलते हैं। ठीक है, तुलु वंशीय कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तुलु वंश के, और ये विजयनगर का आप देख सकते हैं आपका ये कार्य क्षेत्र है। तो तुलु वंशीय कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम राजा तथा समस्त भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक था। अमुक्तमाल्यद नामक प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय ने की है। कृष्णदेव राय ने किसकी रचना की है? अमुक्तमाल्यद की। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारबोसा ने इसी समय विजयनगर की यात्रा की थी। यानी जो बारबोसा यात्री था वो किसके शासनकाल में आया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो वो रहते थे आपके सिकरी में। कहाँ पे? सिकरी में, ऑप्शन डी। 16वीं सदी के प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी में रिज पर एक गुफा में रहते थे। यह अकबर महान के समकालीन थे। शहजादा जहांगीर जो था शेख के आशीर्वाद से ही पैदा हुआ था, इसलिए अकबर उसे शेखू बाबा भी कहा करता था। अकबर उसे क्या कहता था? शेखू बाबा भी कहता था। और वह एक सूफी संत थे जो अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज थे। किसके वंशज थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, जिसने इस्लाम धर्म का प्रचार या स्थापना बोल सकते हैं भारत में किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपका किए थे हरिहर और बुक्का, ऑप्शन ए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम के 5 पुत्रों, संगम पिता का नाम है, संगम के 5 पुत्रों हरिहर एवं बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी। हरिहर बुक्का के पिता का नाम संगम था, उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम पड़ गया संगम वंश, जो प्रारंभ में होयसल एक राजवंश है, वहां के राजा वीर बल्लाल तृतीय, कौन? वीर बल्लाल तृतीय की सेवा में थे, और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित विजयनगर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी के समीप ही पाए जाते हैं, जिसके प्रमुख शासक जो थे वो कृष्णदेव राय थे, जो कि संगम वंश के थे।
ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये थी आपकी हम्पी में। विजयनगर का दूसरा नाम है, इसको हम बोलते हैं हम्पी, यानी कि ऑप्शन ए। संगम राजवंश की राजधानी विजयनगर हम्पी थी, जो अब एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। विजयनगर, जिसे हम्पी के नाम से भी जाना जाता है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में है। निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था? तो दिल्ली के सुल्तानों से संरक्षण दिया था वो था फारसी भाषा को, ऑप्शन सी। विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? अभी मैंने पीछे इसको पार्ट 1 अगर आपने देखा होगा तो उसमें बताया था 4 पर्यटक के बारे में। उसमें एक थे आपके इतालवी पर्यटक और ये थे आपको निकोलो कांटी। ठीक है, निकोलो कांटी जो थे वो इतालवी थे। तो निकोलो कांटी विजयनगर आने वाले सबसे पहला इतालवी यूरोपीय यात्री था, जो देवराय प्रथम, जिनका शासनकाल 1406 से 1422 ईस्वी तक था, तो 1420 ईस्वी में वह यहाँ पहुंचा था। इसने विजयनगर के शहर, उनके राज दरबार, वहां की प्रथाओं, मुद्रा, त्योहारों और अन्य विषयों का विशद वर्णन भी प्रस्तुत किया है। हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? तभी हमने पीछे देखा, हम्पी जो आपका है वो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, ऑप्शन सी। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान जो बना था वो बना था आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई जो आपका वह 238 फीट। ये दिल्ली के आपके साकेत है, वहां पे है दिल्ली में साकेत में जाइएगा आप तो एक जगह है महरौली, वहां पे ये आपका कुतुब मीनार है, जिसकी ऊंचाई है आपका 238 फीट। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कराया था। यह मीनार दिल्ली से 12 मील की दूरी पर मेहरौली गांव में स्थित है। ऐबक इस इमारत की 4 मंजिलों का निर्माण कराना चाहता था, परंतु एक मंजिल के निर्माण के बाद उसकी मृत्यु हो गई और शेष मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था 1231 ईस्वी में। इसकी ऊंचाई 237.8 फीट है या 72.5 मीटर है। अजमेर की मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था। तो एक जो पहला मंजिल था हमने पीछे पढ़ाई है, 5 मंजिल जो थे आपके इल्तुतमिश ने, बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बाकी इल्तुतमिश ने, फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसका 5वां मंजिल भी बनवाया था। कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो वो था आपका मोहम्मद गौरी का, ऑप्शन ए। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो उसी का जो पहला था उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया है? मैं बार बार बोलता हूं कि शासन जो है, कौन सा राजा है किस किस डेट में शासन किया, तो याद रखिए। मैं बार बार इसीलिए शासक के साथ उसके शासन काल का भी मैं जिक्र करता रहता हूं, ताकि आपको देखते देखते याद हो जाए। डेट है याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन देखते देखते बार बार रिविजन करते करते आपको याद हो जाएगा। तो इन सब में अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो आपका राज किया था वो क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन सा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए शासन काल को देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो राज किया था वो क्या था? 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। तो ये कितने हो गए आपके? 20 साल। कितने हो गए? 20 साल। मोहम्मद बिन तुगलक कब किया था? 1325 से 1351 तक। तो ये आपके हो गए कितने? 26 साल। 26 साल। इब्राहिम लोदी ने 1517 से 1526 तक, यानी कि 9 साल। ठीक है। और शेष आसुरी ने 40 से लेकर 45, यानी कि 5 साल। तो आप देख सबसे ज्यादा जो राज किया था वो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो शासन काल आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316, मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से 1351, इब्राहिम लोदी 1570 से 1526 और शेष आसुरी 1540 से 1545 ईस्वी तक। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? तो ये किया गया था आपका
अधिकारियों के वेतन के लिए। किसके लिए? अधिकारियों के वेतन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारत में मनसबदारी पद एक पद था, इसकी शुरुआत जो किया गया था अधिकारियों के वेतन के लिए सर्वप्रथम अकबर द्वारा किया गया था। मनसबदारी प्रथा का शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था, और इसमें सैनिक और गैर सैनिक दोनों अधिकारी शामिल होते थे। मनसबदारी प्रणाली को मंगोलियों ने अपनाई जाने वाली प्रणाली से लिया गया है। मनसबदारी जो है वो मंगोलियों की प्रणाली से लिया गया है, और मनसबदारों को दो प्रकार के पद दिए जाते थे। एक दिए जाते थे जाट, जो कि पैदल चलते थे, और एक को दिए थे सवार, जो कि घोड़ों पे चलते थे या घोड़ों की संख्या पे था। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा द्वारा प्रचलित की गई। प्रतीक मुद्रा जो है वो किसके द्वारा प्रचलित की गई? तो ये किया गया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रतीक मुद्रा जो है वो प्रचलित की गई थी। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा 1330 से 1332 ईस्वी में प्रचलन जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसने चांदी के स्थान पर कांसे की मुद्रा बनाई थी, परंतु जनता ने अपने घर पर उस मुद्रा को स्वयं ढालना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी ब्लैक मनी होने लगा। आदमी का भाषा में हम बोले हैं तो अभी क्या होने लगा? ब्लैक मनी होने लगा। तो बादशाह इस प्रवृत्ति को रोक नहीं पाया, और ये प्रतीक मुद्रा जो थी वो असफल हो गई। जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे, उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबारी थे? तो ये थे आपके कृष्णदेव राय के, तुलु वंशीय कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी तक के दरबार में अष्टदिग्गज का अस्तित्व था। 8 कवि थे। अष्टदिग्गज मतलब 8 कवि थे, जिनमें 8 विद्वान और कवि होते थे। तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में दिग्गज विद्वान कवि थे। इन्होंने पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी। किसकी? पांडुरंग महात्म्य की। और कृष्णदेव राय के शासन को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। किसका स्वर्ण युग माना जाता है? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है कृष्णदेव राय के शासन काल को। अष्टदिग्गज में सदस्य कौन कौन थे? तो देख लीजिए, तब ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अल्लासानी पेदाना, नंदी थिमन्ना, मदायगरी मल्लाना, धुजती अय्यल, रज्जू रामा भद्रुडू, पिंगली सुराना, राम राजभूषण, और ये तेनालीराम जो पूछा गया है। तो ये 8 कवि जो थे वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में रहते थे। कृष्णदेव राय जो था स्वयं भी एक कवि था। उसने तेलुगु भाषा में एक महत्वपूर्ण पुस्तक अमुक्तमाल्यद की रचना भी की है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था? तो ये किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थायी सेना का निर्माण किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी। सल्तनत काल में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना संगठित की। उसके केंद्र में एक विशाल सेना रखी, जिसमें पैदल सैनिकों के अतिरिक्त 4,75,000 घुड़सवार थे। कितने थे? 4,75,000 घुड़सवार थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना तुर्की मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर थी? तुर्की मॉडल पर थी। और आपका याद पीछे अकबर का जो मनसबदारी था वो मंगोलियन मॉडल पर था। खिलजी काल में मंगोलों में प्रचलित सैन्य वर्गीकरण पद विषयक शब्द जैसे अमीरान ए सदा, अमीरान ए हजारा एवं अमीरान ए तुमन के उदाहरण मिलते हैं। सैनिक जो पद थे वो इस नाम से दिए जाते थे, अमीरान ए सदा, अमीरान ए हजारा एवं अमीरान ए तुमन। द्वार समुद्रम किसकी राजधानी थी? तो द्वार समुद्रम जो थी आपका होयसलों की राजधानी थी। किसकी थी? होयसलों की राजधानी थी। होयसल की राजधानी द्वार समुद्रम, जिसका आधुनिक नाम हलेविड है, वो थी। और अलाउद्दीन खिलजी के समय यहाँ का शासक जो था वीर वल्लाल तृतीय था। कौन था? वीर वल्लाल तृतीय था, जिसके विरुद्ध में मलिक काफूर ने आक्रमण कर संधि के लिए बाध्य किया था। ये आप देख सकते हो, जो कर्नाटक का रीजन है यहाँ पे आपके होयसल जो वंश था वह संचालित होता था। तो ये जो आपका जो था पार्ट नंबर 2 वो समाप्त हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।